हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। मैं अनामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू मैरिज एक्ट की सीरीज। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था सेक्शन 13A को, जिसमें कि विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यर्थी को प्राप्त अल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में बात की गई थी। और एक नया जो क्लॉज जोड़ा गया है सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1A, जो कि 1964 से जोड़ा गया है, ब्रेकडाउन थ्योरी की बात करता है। इसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट को, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। ये कब से जोड़ा गया है? ये जो सेक्शन है सेक्शन 13B, ये 18 मई 1955 में जब ये एक्ट लागू हुआ तब इस अधिनियम में नहीं दिया हुआ था। ये 1976 में जब हिंदू विवाह विधि संशोधन हुआ, हिंदू विवाह विधि संशोधन अधिनियम पारित हुआ 1976 में, तब से ये इंसर्ट किया गया, सेक्शन 13B को अंतःस्थापित किया गया। ओके, अब देखते हैं कि ये कहता क्या है। अब अगर हम देखें कि ये बात करता है म्यूचुअल कंसेंट की, तो साफ समझ में आ रहा है कि दोनों पक्षकार क्या है, एक बात पर एग्री हैं। ठीक है जी। ये जो थ्योरी दी गई थी इसलिए दी गई थी कि कभी कभी इंसान से मिस्टेक हो जाती है और वो मिस्टेक में क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, और शादी के बाद में उसे रियलाइज होता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते और हमारा साथ रहना असंभव है। ठीक है, तो इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया ना जोड़े या कोई आधार ना ढूंढते हुए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में सेक्शन 13(1) के सबसेक्शन 1 में आधार ही प्राप्त हो, या पत्नी को, जो केवल पत्नी को प्राप्त है सबसेक्शन 2 में आधार, उनमें से कोई आधार प्राप्त ना हुआ हो। ठीक है, और उसके बाद भी वो क्या चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते साथ में, तो क्या करेंगे, वो तलाक कैसे लेंगे जब उनके पास आधार ही नहीं है। तो इसीलिए अगर वो साथ नहीं रहना चाहते, उनका साथ रहना असंभव हो गया है, वो अपनी दूसरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो इन्हीं सभी के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया 1976 से, जो बात करता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है। कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद के लिए याचिका जिला न्यायालय में पेश कर सकेंगे। क्या कह रहा है कि जो भी प्रोविजन इस एक्ट में दिए हुए हैं, इनके अंतर्गत रहते हुए, इनके अधीन रहते हुए दोनों पक्षकार कहां जाएंगे, जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, और वहां पर क्या कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वहां किसकी बात कर रहे थे, वहां केवल एक पिटिशनर फाइल कर रहा था, दूसरा क्या था, रेस्पोंडेंट था। एक दोषी था, दूसरा निर्दोष था, है ना। इसलिए वो सिद्धांत क्या था, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो दिया गया था, दोषिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गिल्ट था, है ना। उसके बाद में फिर कौन सा था, ब्रेकडाउन थ्योरी था, जो सेक्शन 13 कौन सा था जी, सेक्शन 13A में जो के सबसेक्शन 1A में जो दिया गया था वो ब्रेकडाउन थ्योरी था। किसकी बात कर रहा था, जब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में डिग्री पारित होगी और उसके बाद में भी 1 साल तक क्या नहीं हुआ, वो साथ नहीं रह पाए, तो क्या करो, ब्रेक कर दो, उनकी शादी को ब्रेक कर दो, और इसलिए वो ब्रेकडाउन थ्योरी थी। अब क्या है, म्यूचुअल कंसेंट से है कि दोनों पक्षकार चाहते हैं कि हमें अलग अलग रहना है, हम साथ नहीं रह सकते, तो ये कौन सी थ्योरी है, म्यूचुअल कंसेंट वाली थ्योरी। ओके, फिर कहता है पहले उन्होंने क्या, दोनों पक्षकारों ने क्या किया, मिलकर विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, जिला न्यायालय में याचिका पेश कर देंगे, और ऐसा विवाह चाहे विवाह विधि संशोधन 1976 के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो या पश्चात हुआ हो। अब ये इस बात को क्यों कह रहा है, इस बात को इसलिए कह रहा है कि सेक्शन 13B जो जोड़ा गया है 1976 से जोड़ा गया है, तो ये क्लैरिफाई कर देता है कि शादी चाहे ऐसी हो जो 1976 से पहले की गई हो या बाद में की गई हो, दोनों में क्या कर सकते हैं, याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आधार क्या होंगे, इस आधार पर कि पति व पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, कि जो दोनों पक्षकार हैं, पति और जो पत्नी है, वो 1 साल हो गया है, 1 साल का टाइम पीरियड हो गया है जिस दिन याचिका पेश की गई है कोर्ट में, उससे पहले 1 साल से वो अलग अलग रह रहे हैं, और वे अब एक साथ नहीं रह सकते, मीन्स उनका एक साथ रहना असंभव हो गया है, वो नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रहना। वे इस बात के लिए सहमत हो गए हैं, किस बात के लिए, इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। वो दोनों चाहते हैं कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, विवाह विच्छेद कर देना चाहिए, विवाह को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, है ना जी। और उन्होंने क्या किया,
कोर्ट में जाके याचिका प्रस्तुत कर। फिर सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 13B का कि उपधारा की 1 में निर्दिष्ट अर्जी के उपस्थापित किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और 18 माह के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर क्या है, कहता है कि दोनों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ली जाती है। अब ये टाइमिंग क्यों दी गई? अब अगर हम देखें कि टाइमिंग दी गई है कि 6 मास के पश्चात और 18 माह के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा अगर अर्जी वापस नहीं ली जाती है, तो ये टाइमिंग क्यों दी गई है 6 महीने की? ये टाइमिंग इसलिए दी गई है कि सोच लें समझ लें, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर उन्होंने अभी एकदम से उन्हें डाइवोर्स दे दिया गया और बाद में उन्हें पछतावा हो कि नहीं यार हमसे गलती हो गई है ना, तो क्या करेंगे? डाइवोर्स तो हो गया, फिर तो वो वापस नहीं हो सकता ना, दूसरी शादी हो सकती। तो कहता है मोशन के लिए टाइमिंग दे दो 6 महीने की, 6 महीने का टाइम दे दो, 6 महीने में वो सोच भी लेंगे। और 6 महीने का टाइम हो गया और 6 महीने से 18 महीने के बीच का टाइम हो गया। मोशन की टाइमिंग कितनी है? 6 महीने। लेकिन इसमें बताया गया 6 माह से 18 माह के बीच में क्या हुआ, उन्होंने अपनी अर्जी वापस नहीं ली। ठीक है, यदि अर्जी वापस नहीं ली गई तो पक्षकारों की सुनने के पश्चात उसके बाद में कोर्ट क्या करेगा? दोनों पक्षकारों को कोर्ट में बुलाएगा, उनसे पूछेगा क्या आप चाहते हो साथ रहना, और वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं रहना साथ में। उसके बाद में इंक्वायरी कर लेगी कोर्ट। क्या इंक्वायरी करेगी? कि इन दोनों के बीच में कोई दुर्विसंधि तो नहीं है, ठीक है, कि वो किसी प्लानिंग के साथ तो नहीं आए हैं, तो ये सब जांच कर लेगी। और उसके बाद में सेटिस्फाइड होने पर, अपना समाधान हो जाने पर, यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। क्या कर देगा? एक डिक्लेयर करने वाली एक डिक्री पारित कर देगा कि विवाह जिस दिन डिक्री पारित होगी, जिस दिन वो डिक्री पारित की जाती है कोर्ट के द्वारा, उस दिन से क्या माना जाएगा? विवाह विघटित माना जाएगा, उन दोनों का क्या हो जाएगा? तलाक हो जाएगा। ओके, अब इसमें हमने देख लिया कि बात की गई म्यूचुअल कंसेंट से विवाह विच्छेद। अब इसमें हम 2 केस देख लेते हैं। पहला है कि श्रेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश AIR 1992। इस केस में कहा गया कि जो दोनों पक्षकार हैं वो सहमति देने के बाद में भी सहमति वापस ले सकते हैं, कि अगर वो एक बार क्या देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो इसके बाद भी कंसेंट को अपनी वापस ले सकते हैं। पहले उन्होंने आके कहा कि हमें तलाक लेना चाहते हैं, उसके बाद में उन्होंने सोचा समझा, उसके बाद में उन्होंने चाहा कि नहीं हमें तलाक नहीं लेना, है ना, तो क्या कहता है कि वो दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं? सहमति से उसे वापस ले सकते हैं। सहमति पर पुनः विचार कर लेना चाहिए। फिर एक और केस आया रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा AIR 2002 में, जिसमें कहा गया कि 18 महीने के पश्चात सहमति वापस लेना मान्य नहीं है, कि अगर आपको सहमति जो आपने कंसेंट दी थी कि हमें डाइवोर्स लेना है, अगर आपको ये कंसेंट वापस लेनी है तो 18 महीने से पहले ले लो, 18 महीने के बाद में आप कंसेंट वापस नहीं ले सकते। ओके जी, अब हमारा कंप्लीट हो गया है डाइवोर्स का पूरा प्रोविजन। ठीक है, हमने डाइवोर्स की तीनों थ्योरी देख ली, थ्योरी ऑफ गिल्ट, थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन और थ्योरी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। ओके, डाइवोर्स जितना मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।